अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मना रहे होंगे और यकीनी तौर पे अपने प्यारों के साथ होंगे। यही दिन होते हैं कि जो छुट्टी के दिन होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और यही मौका होता है कि जब अपने आबाई इलाकों को भी जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दूर पार से जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले आपके रिश्तेदार, अज़ीज़, बहन भाई, वो भी इसी मौके पे आते हैं वतन वापस और आपके साथ ईद मनाते हैं। तो उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बतौर सहाफ़ी हम भी ईद अपनी फैमिली के साथ भी मनाते हैं, लेकिन आप किसी प्रोफेशन में भी हों, वो सहाफ़त हो, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं या किसी और महकमे में काम करते हैं, तो एक फ़ैमिली तो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है कि जो आपके बहन भाई, आपके बच्चे, बीवी, माँ बाप, और एक फ़ैमिली आपकी वो होती है कि जिनके साथ आप प्रोफेशनल अपना उसके साथ करियर के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके ऑफिस के कोलीग्स होते हैं, आपकी कम्युनिटी होती है, तो ये दूसरी फैमिली होती है। तो आज हमने कहा है कि उस दूसरी फैमिली के कुछ लोगों से मिला जाए, उनके साथ बैठा जाए और गुफ्तगू की जाए। तो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता ही हैं ये दोस्त और बड़े तवील अरसे से इस मैदान सहाफ़त के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी बचपन की कुछ यादें, कैसे इन्होंने अपना बचपन गुजारा, फिर इस प्रोफेशन में आए कैसे, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें कितने चैलेंजेस इनको दरपेश थे। तो आज का प्रोग्राम, अब जाहिर सी बात है, सामने हमने कोई ना नोटबुक रखी है, ना कोई हमने पॉइंटर्स रखे हुए हैं, ना हमारे पास कोई पेन है, ना कोई पेंसिल है। आज गॉसिप होगी, तो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे छुपे दरीचे इन लोगों के आपके सामने लाए जाएं ताकि आप भी महसूस हों और आपको पता चले कि एक सहाफ़ी की लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती है, कितने उसको टास्क मिलते हैं, कैसे मुश्किल हालात में चीज़ों को वो एक तरह से चीज़ों को लेके चलता है, कैसे रिपोर्ट करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फिर अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ और फिर जो फैमिली लाइफ है, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। तो आज का दिन हम इन्हीं के साथ गुफ्तगू करेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो वो दो सहाफ़ी कि जो पिछले 30 कम से कम 40 बरस से मैदान सहाफ़त पे हैं, वो कौन लोग हैं और फिर उनकी जो बातें हैं वो आपको सुनवाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पहले तारुफ अपने दोस्तों का। मेरे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े तवील अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं। इस इदारे में डॉन न्यूज़ से लेके बहुत सारे इदारों में रहे हैं और माशाल्लाह से बड़े बेस्ट वे में अपनी जो पेशेवराना ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके भी आने का। इनके साथ ही मुझे ख़ुद भी काम करने का इत्तफ़ाक़ हुआ है और माशाल्लाह लीडिंग रोल में हमेशा देखा है और बड़ी हार्ड किस्म के जो एरियाज़ हैं उनको रिपोर्ट भी करते रहे हैं। और आजकल वो कहते हैं ना कि भी अखबारात से होते हुए टीवी और डिजिटल हर तरफ आप इन दोनों शख्सियात को बिल्कुल देखते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम ये गॉसिप है। आपको बताया ईद का दिन है आज, तो आज के दिन कोई उस तरह के सवाल नहीं होंगे कि जिन पे से एनालिसिस लिए जाएं, बल्कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी के कुछ छुपे पहलू हैं। तो मेरी कोशिश तो होगी कि इस इंटरैक्टिव डिस्कशन के अंदर वो सामने आएँ। तो पहला सवाल जो नॉर्मली होता है ना वो मतीन साहब, इनफैक्ट एक तो आपसे ये कहूँगा कि बड़े रिलैक्स हो कि आज के दिन हमने गॉसिप करनी है, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा। तो होता यही है कि एक तो ये है कि बचपन कैसे गुजरा, फिर इस्लामाबाद तो जाहिर सी बात है हम सब का शहर नहीं है, आबाई शहर नहीं है। हम कहीं से आए हुए लोग हैं, कहीं दूर दराज इलाकों से, कुर्ब जवार के लोग इलाकों से। तो ये बताइएगा, एक तो ये है कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है, फिर अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत ज़िंदगी की हुई। बहुत शुक्रिया और आपको भी और देखने वालों को भी ईद उल अज़हा मुबारक। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज आपने कहा कि गैर रस्मी और फ्रैंक गुफ्तगू होगी। बिल्कुल ऐसे है। और लकीली जिस तरह आपने कहा कि शहर कौन सा है, तो शहर हमारा यही है इस्लामाबाद। इधर हम शिफ्ट हो गए थे 1971 में और किसी दूर के शहर से नहीं, सिर्फ पिंडी से इस्लामाबाद माइग्रेशन। अच्छा, आप पड़ोसी थे? जी बिल्कुल। और सेटलर टाउन पिंडी में थे और फिर 1971 में यहाँ आ गए। तो उस वक्त से अब यही शहर है। तालीम और तदरीस जो है वो सब कुछ यहीं पे रहा। और फिर इस तरफ जो है वो चूँकि जो सोशल साइंसेज में जब आप आते हैं तो आपकी कुछ स्टडी भी होती है। फिर वालिद साहब मरहूम का ताल्लुक भी जो है वो कुतुब खाने, लाइब्रेरीज, बुक्स और उस वक्त से मोटिवेशन होती गई। चीज़ें मैंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए थे कॉलेज लाइफ से। और फिर जब सन 90 आया तो एक जॉब एडवर्टाइजमेंट आई एक मैगज़ीन में,
तो उसके नीचे लिखा हुआ था एडिटर का पता महमूद शाम साहब। तो ये पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट थी 88 वाला, उस वक्त उन्हें कोई सरकारी ओहदा भी मिला हुआ था। मैंने अप्लाई कर दिया, ख़त भिजवा दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, इस्लामाबाद में इंटरव्यू किया और मेयार जो उस वक्त लेफ्टिस्ट जर्नलिज्म का टॉप का मैगजीन था कराची का, इस्लामाबाद में स्पेशल कोरेस्पोंडेंट पहला लगा दिया। अच्छा, गोया कि आप तो कह सकते हैं कि सहाफ़ती जरसूमे पहले से मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई इत्तफाकन इस गली में आने नहीं, इत्तफाकन नहीं, बाकायदा अप्लाई किया, फिर वो रहनुमाई करते थे फीचर कैसे लिखना है, इंटरव्यू कैसे करना है, और बड़ी चीज़ें थी। चूँकि बड़े मुद्दत के बाद पीपल्स पार्टी पावर में आई थी 1988 में, तो अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरीज़, अपनी सारी चीज़ें बहुत वो आगे बयान करना चाहते थे, तो वो फिर मेयार के साथ एक ताल्लुक़ रहा। और महमूद शाम सभी उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ी शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उनसे सीखने का मौका मिला। तो उन्हीं के साथ वाजिद शमसुल हसन साहब अल्लाह बख्शे, ये दोनों शख्सियात नेशनल प्रेस ट्रस्ट में बैठती थी, तो वहीं पे विज़िट होता था। तो वहाँ से फिर ये लिखने की मोटिवेशन हुई और वो फिर शौक आगे बढ़ता चला गया। अब उस ज़माने में 90s की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेस बहुत लिमिटेड सी थी, यानी अखबारात, जराइद। इस्लामाबाद में जब हमने नेशनल असम्बली में कदम रंजा किया, 1990 की बात है, पहला असम्बली का कार्ड वो आज भी महफूज है। अच्छा, 20 से 25 सहाफ़ी टोटल होते थे पूरे शहर में। पूरे शहर में, मतलब जो पार्लिमानी प्रेस गैलरी को कवर करने लेकिन अखबारात जरायद भी इतने होंगे मेरे ख्याल में। इतने ही होंगे, और कुछ जो इस्लामाबाद से बाहर के अखबारात हैं, लाहौर के, इसी तरह पेशावर के, उनके एक दो कुछ नुमाइंदगान, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको पता है कि 2002 में आया। चलो, ये तो थोड़ी सी प्रेस थी, थोड़े से लोग थे, अच्छा माहौल था। लेकिन वो तो खैर आपसे बाद में पूछेंगे कि कहाँ कहाँ की खाक छानी आपने, किस किस घाट का पानी आपने पिया। लेकिन आमिर लियास राना साहब, सर आपको भी लगता है कि इसी दश्त में आपने भी बाल सफ़ेद किया, अगर काले नज़र आ रहे हैं, शायद कलर किया होगा आपने, लेकिन कहाँ से और कैसे रास्ता भूल गए आप इस्लामाबाद का? ये कोई डेलिब्रेट एक जानबूझ के फैसला था कि इस शोबे में जाना है और उसके लिए जो बेस्ट जगह है वो इस्लामाबाद है, या इत्तफाकन वैसे ही आ गए बस? नहीं, इत्तफाकन भी नहीं आया और बाकायदा जर्नलिस्ट बनने ही आया। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ बक्कर से है और मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की, गवर्नमेंट कॉलेज बक्कर से, और फिर MA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मेरे पड़ोस में मैं ज़ाहिर डेरा इस्माइल खान, और वहाँ तो हम वहाँ पे हलवा खाने जो है ना मन मिलन का चले जाते थे, बिल्कुल ऐसे दरियाए सिंध पार और खा के आ जाते थे। हाँ, बिल्कुल आराम से। जब वो जुनेजो साहब ने, उसका मरहूम ने इफ्तिताह किया था ब्रिज का, तो वो बहुत अच्छा रास्ता बन गया था। और मैं जो हूँ, जिस तरह मतीन साहब कह रहे हैं, नौनिहाल और तालीम व तरबियत घर के पढ़ने वाले, नवाए वक्त में वो बच्चों की स्टोरी पढ़ना। शाबनामा मैंने अपनी इंटरमीडिएट में पढ़ा था, कॉलेज की लाइब्रेरी में। अच्छा, तो मैं हाई स्कूल में ही तालीमी रिपोर्टर था वहाँ बक्खर में रोज़नामे का। और फिर मैं यहाँ से एक रोज़नामा छपता था मरकज़ इस्लामाबाद से, उसका वहाँ पे जी, मैं उसका वहाँ पे अपनी स्कूल यानी हाई स्कूल में यही तालीमी डायरी भेजने लग गया था। ओहो, अच्छा, हाई स्कूल से? जी। फिर मैं जब कॉलेज से आया और फिर यहाँ आया, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली मैं आया था खबरें अखबार के लिए। अभी खबरें आया नहीं था, फरवरी 92 में। तो मैंने PPI को ज्वाइन किया। अब सार रिजवी मरहूम वहाँ उस वक्त उसके एडिटर थे, और मैं गया वहाँ पे। मेरे मामू हैं सर्वमणि राव, PTV में डायरेक्टर न्यूज़ रिटायर हुए। बेसिकली उनसे भी मैं इंस्पायर हूँ बुनियादी तौर पे, रोल मॉडल मिला था। तो वो एक मिला और मैं आया, और उन्हीं के साथ मैंने फिर ज्वाइन किया। और सितंबर 92 में जब खबरें आया, तो हम उसकी इब्तदाई टीम का हिस्सा थे। और मैंने पहली स्टोरी जो जिस बुनियाद पे खुशनूद अली खान ने मुझे रखा, उन्होंने कहा एक स्टोरी करके ले आओ। अच्छा, तो मैं देखूंगा। तो मैं पेपर मलबरी, जो यहाँ का सबसे एक मसला बनाया, पोलन एलर्जी, वो बिल्कुल है, उस पे मैंने कुछ 4-5 दिन काम करके उनको एक स्टोरी दी कि ये शहर इस वजह से, जो आज तो हर बंदा जानता है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगाही हुई, वो उसके ऊपर मैंने काम किया। उसकी बुनियाद पे मुझे उन्होंने कहा जी ठीक है, बंदा ठीक है, ये चल सकता है कि भाई यहाँ पे मार खानी है इस दश्त में। तो और खुशनूद अली खान के साथ मैं सच्ची बात बताऊं आपको, बहुत लोग उनके बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं। जिसने मार खाई है ना, उनके साथ काम करके, मतलब वो ये चैनल वैनल हमारे लिए, सच्ची बात है, हमारे लिए अखबार ही चैनल था कि एडिटर ने रात को भी उठा लेना है, पेजर आया, पेजर हवाले कर दिया कि जवाब दो काल उठ के। ठीक है जी, जिंदगी एक अजाब थी, बिल्कुल। और वो हमने
आज उसमें हमें चैनल में आने के बाद कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि हम Information इतनी आसानी से अखबार में हम इसी काम के थे। वहाँ आफ्ताब मरूम हमारे चीफ रिपोर्टर होते थे, वो 15 ये जो समी इब्राहिम के ब्रदर इन लॉ, मतलब उस वक्त वो सिर्फ तयशुदा था कि शादी होनी है उनकी, वो बहन उस वक्त डॉक्टर बन रही थी, डॉक्टर शाजिया, अगर मैं नाम, वो अपनी सारी कमाई अपनी बहन के लिए होती थी कि जी मैंने इसे डॉक्टर बनाना है। वो मतलब हम उनको देखते थे, वो महीने 1.5 महीने बाद बीट बदल देते थे। मैंने इस्लामाबाद में क्राइम और कल्चर के अलावा सारी बीट्स की हैं। सही, क्या क्या बात, सारी बीट्स की हैं। तो मुझे ना अपने साथियों के साथ कोई मसला होता है, ना कोई चक्कर देने का। हमें वो ये है कि कोई देगा तो हमें पता है कि हमने ये सारा सेक्रेटरिएट अपने हाथों से और शहर फिरा हुआ है, तो पूरे शहर को कंगाला हुआ है। ये कोई ना कच्ची बस्ती छोड़ी है और ना कोई पक्का घर छोड़ा है। हमने पहला खुदकुश धमाका इस्लामाबाद में जो हुआ वो मिस्री, ठीक है, सामने मैं रहता था MNA हॉस्टल में, तो जो गवर्नमेंट हॉस्टल कहलाता था। 1995 मैं अपनी ना कमीज इस्त्री कर रहा था, वो दीवार यूं थी जैसे ऐसे ऐसे हिल रही है, तो हम बाहर निकले तो सारे लोग MNAs वहां रहते थे सारे, खैर फटाफट किक मारी मोटरसाइकिल की। मैं पहुंचा तो नसीरुल्लाह बाबर मरहूम वजीर दाखिला वहां पहुंचे हुए थे। हम भी उन कांच में और पत्थरों में और खून के साथ, तो वो कि निकलो तुम लोग यहाँ से। हमने कहा जी जब आप आ गए तो हम भी आ गए। उस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ना कोई दीवार शिवार नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल याद वो बड़ा था। और उस वक्त के दौर का जो ये जो धमाके, खुदकुश और ये चीजें हैं ना, आप हाईजैकिंग को जहाज में देखते हैं तो एक बड़ा वाकया अखबार के दौर का था, जो अफगानिस्तान से आए हुए लोग पेशावर से बच्चों की बस अगवा करके ले आए थे। वो भी बहुत बड़ा वाकया था। ठीक है, हम 3 दिन वहाँ अफ्तारियाँ सहरियाँ, और अगर आप कहें तो मैं अभी आपको उसका बड़ा मजे का वाकया है, क्योंकि सुबह शाम हम, अखबार था, टीवी तो था ही नहीं, और हम मुख्तलिफ ग्रुपों में लोग वहीं पे लोगों के साथ अफ्तारियाँ कर रहे होते थे कि पता नहीं क्या होना है हमें, मतलब एक वो चस्का था ना कि यार कब होगा। तो आई थिंक जनरल GA गुलाम मोहम्मद या गुलाम अहमद पिंडी के कोर कमांडर थे उस वक्त। तो वो जब ऑपरेशन हुआ ना, हम सारे अफ्तारी पे एक साथ वाले घर में, जफर साहब हैं हमारे, उनके भाई के घर पर बैठे हुए थे, जफर शेख साहब के। अच्छा, तो वहां पे ना बस धमाका हुआ है और 7 फायर हुआ। हम दौड़ते हुए वहां से आए हैं, तो अब पता लगा था कि जाहिर है कि वो हमारी मौजूदगी में आए थे, SSG कमांडो साइडों पे थे सब कुछ। तो फिर वो समझ आई कि उन्होंने एक आवाज का बम मारा। उन हाईजैकर्स को जो 3-4 दिन से मुख्तलिफ ड्यूटियां भी दे रहे थे, जाग भी रहे थे, उनको ना वो परेशान किया ना, बस पलक झपकिया और टारगेट पे वो सारे थे, साथ ही फायर मारा, कोई एक नहीं बचा। तो जनरल साहब जब बाहर आ रहे थे, मैं जो मतलब हमें था कि भाई क्यूरियोसिटी होती है ना कि बंदे को क्वेश्चन करना है, तो वो जब आए हैं तो वो SSGs थे सारे, उन्होंने एक दूसरे के कंधे पे रख के ना दरवाजे से लेके गाड़ी तक सुरंग बना दी कि कोई बंदा बात ना कर सके। मैं फिर वो उस वक्त SSG के एक की पिंडली पे मार के ना बीच में खड़ा हो। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा तुम यहाँ अंदर कैसे हो? मैं कहा जी हम तो यही काम करने आते हैं। क्या बात है, सहाफी है ये, होना भी ऐसे चाहिए ना। खैर कुछ चीज़ों को, कुछ मौक़ों पे तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि मतीन साहब कैसे इस तरह के सिक्योरिटी हिसार को तोड़ के तो घुसते हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मतीन साहब, बचपन में भी ऐसे संजीदा थे आप, बड़े ही मतलब है कि नपे-तुले अंदाज में गुफ्तगू करना, या कोई हल्की फुल्की शरारतें भी थी, किसी की घंटी बजा देना, किसी के हल्की फुल्की शरारत तो, लेकिन ये को बड़ा किस्म का जो मजाक है वैसे नहीं, चूँकि जिस तरह आमिर इलियास राना ने कहा, घर में हर किस्म की किताब भी आती थी, नौनिहाल भी आता था, तालीम और तरबियत भी आती थी, और अखबारात रेगुलरली, तो उस वक्त से लिखने पढ़ने का, और इनकी जो रिपोर्टिंग की ये मार्कत उलारा चीज़ें, इनमें मैं भी बिल्कुल शामिल रहा। फिर 90s का दौर पॉलिटिकली भी पाकिस्तान में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, स्पेशली जो 1993 का शदीद तरीन सियासी और आइनी बहरान था, जिसमें उस वक्त के गुलाम इसाक खान सदर और उस वक्त के वज़ीर आज़म के दरमियान तनाव किसी कैफियत थी, और फिर सदर गुलाम इसाक खान ने असम्बलियाँ तहलील की, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उसके बाद बहाल हुआ, और उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़, उन्होंने आके मामला, तो उस वक्त हम ऐवान सदर के बाहर ये भी होते थे, और कई साफ़ी भी हम खड़े हो जाते कि कोई बाहर निकलेगा तो हमें अपडेट देगा। एक चीज़ है कि इज़्ज़त, ऑनर, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग
किसी किस्म की जिसे कहते हैं अखलाकियात की कमी या वायलेशन वो चीज़ें नहीं थी। रख रखाव बहुत था और जो सोर्सेज होते थे वो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते थे, लेकिन लेग वर्क ज़रूर करना पड़ता था, पहुंचना पड़ता था इवेंट के ऊपर। जिस तरह इन्होंने बताया धमाका, तो फौरी तौर पे ये बड़ी लर्निंग होती थी। वहाँ पहुँचते थे पुलिस के हुकाम, और स्पेशली वो वाला जो दौर था 94, 5, 6, वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर साहब अमेजिंग पर्सनैलिटी, एक छोटी सी छड़ी लेके वो खुद फील्ड में आ जाते थे। पार्लियामेंट हाउस जली उस ज़माने में, ठीक है, उस ज़माने में वो एक बहुत बड़ा सानिया भी था, वाक़या भी था। जो ये बच्चों के अगवा वाला वाक़या ये था, उसके बाद मिस्ट्री एम्बेसी वाला धमाका था, उसके अलावा जो पॉलिटिकल जो ब्लास्ट थे और जो सारी चीज़ें थी, जब फारूक अहमद खान लगारी को नॉमिनेट किया गया, उससे पहले वसीम सजाद को ड्रॉप किया गया, उससे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह ने, तो हम इन तमाम कैंडिडेट्स के साथ साथ ट्रेवल कर रहे होते थे जिधर। तो ये जो लर्निंग और ये जो चीज़ें आपने लर्न की है ना इस फील्ड के अंदर, थोड़े से लोग होते थे, ज़राए तक आपकी डायरेक्ट रसाई होती थी। आपको नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे लेजेंडरी पॉलिटिशियन रोज़ रात 11, साढ़े 11 बजे प्रेस ब्रीफिंग करते थे F72 में, बिल्कुल ऐसा। तो ये वो जो चीज़ें थी लर्निंग पॉलिटिकल फ्रंट पे, क्राइम के फ्रंट पे, तो ये हम नहीं देखते थे कि धमाका हो गया है तो ये क्राइम रिपोर्टर की स्टोरी है। तो हम बाकियों से पहले होते थे, बल्कि अगर आप, क्योंकि आज ईद का वैसे दिन है तो बातें थोड़ी मजे की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में जब हुकूमत आई थी तो शहबाज भट्टी साहब का भी मर्डर हुआ था, अकलीत अमूर के वजीर थे। बिल्कुल। अब मैं क्योंकि I8 के इलाके में रहता था और उनको सबसे पहले शिफा में लेके आए उनकी बॉडी को, तो यकीन जाने कि जर्नलिस्ट को यही होता है ना कि जाके पता किया जाए। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा, ना कोई पुलिस है ना कोई और है, ना किसी को पता है कि जो मरने वाला है वो कौन है। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन दिनों में IG थे बेंयामीन, और उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब बाद में आ रहे हैं, ये यूसुफ गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में पहुंचे। जब तक के पुलिस आती वहाँ पे तो मैं वहाँ से चीज़ें ऑलमोस्ट स्टिचेस बना चुके, मेडिकल इब्तिदाई रिपोर्ट्स ले चुके। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर सहाफ़ी हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले चीज़ों को रिपोर्ट करें। लेकिन आमिर साहब इनफैक्ट ये भी है ना, एक अब इतना लंबा सफ़र तय तो हो गया है, लेकिन होता है कि यार वो प्रोफेशन अगर मैं अपना लेता तो बड़ा ज़बरदस्त था। इधर आ तो गया हूँ लेकिन मेरा एप्टीट्यूड कुछ हवाले से बेहतर था, तो वो कोई रिग्रेट है कि नहीं यार, कुछ अगर वो करते तो ज़्यादा बेहतर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने तो बताया आपको, मैं तो जर्नलिस्ट बनने आया था। अच्छा, आपका अपना तो इसमें कोई कट्टा कट्टी दूसरा है ही नहीं। अच्छा, नहीं हम आत्साती तौर पे आ गए और फलाना हो गया है। मतलब यहाँ तो वो साफ़ी हो गए जिन्होंने ज़िंदगी रिटायरमेंट हो गई है सरकारी नौकरी के बाद, उसके बाद वो जर्नलिस्ट बन गए। हम इस तरह के तो नहीं है, हम तो वो चलते आ रहे हैं। मुतीन साहब ने जो बात कही ना, मुख्तलिफ वाक़यात बताए, इसाक खान मरहूम और नवाज शरीफ की जब लड़ाई शुरू हुई 92-3 में जो शुरू हुआ था, मेरा तो वो स्टार्ट का था। तो मरहूम सेनेटर थे अखुंदजादा बहरावर सईद, उस वक्त वो बड़े बुजुर्ग सेनेटर थे, उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ शुरू हुई और उस वक्त सिर्फ लैंडलाइन होता था। तो वो चूँकि पठान थे और इसाक खान साहब के पास जाते थे और वहाँ इजलाल हैदर जैदी, रोएदाद खान, ये लोग उस वक्त वो बड़े साजिशी मोरे थे जो इसाक खान को तैयार करते थे, जैसे बेनज़ीर के खिलाफ कर दिया, टेक्नोक्रेट थे जो नवाज शरीफ के, ये दो उनके की एडवाइजर। रात 1 बजे कॉल आती है खबरें के दफ्तर में अखुंदजादा बहरावर सईद की, और मैंने फ़ोन उठाया कि मैं अखुंदजादा बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर मैंने पहचान लिया आपको। कि अच्छा फिर खबर दे दो कि सुलह हो गई है। अच्छा, सुलह हो रात 1 बजे। अच्छा भाई अब ये बैठे हैं नवाज शरीफ और इसाक खान और ये सारे, मैंने दे दी। सुबह हम भी खुश थे, खबर छपी हुई है। और फिर उनका फ़ोन आया कोई 10-11 बजे, मेरा पता किया, मैं आ चुका हुआ था। हम बैठे, बात हुई, कहेंगे यार वो खबर बाद में ख़राब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? अचानक बदलाव। जब हम निकले ये दोनों पहुंच गए हैं, इजलाल हैदर और रोएदाद, उन्होंने फिर लड़ाई करा दी है। और ये वो वही दौर था, ऐवान सदर से आप निकले, PM हाउस चले जाएं, PM हाउस से वहाँ आए और फुटपाथ पे सारे जर्नलिस्ट होते थे। जिस सियासतदान का दिल करता था बात कर लेता था, जो नहीं करता था उसे हम रोक लेते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि आनियां जानियां यूं लगी हुई होती थी। ये सारी लाइव रिपोर्टिंग होती थी। आज तो सिक्योरिटी के सहारे, जैसे आज हमारे साथी जाके वो PM हाउस और प्रेसिडेंसी के बाहर कैबिनेट डिवीजन के पास लग जाती हैं, लेकिन आपकी एक्सेस नहीं रहती उससे, नहीं रहती, बिल्कुल सही, क्योंकि वो फिर गाड़ियों में शां करके, अब जिसने को बातचीत करनी है, जैसे शेख रशीद शीशा उतार के 2 सेकंड बात की, फवाद ने की और निकल गए। मतलब वो मजा खराब हो गया। बिल्कुल ये असल में जो रिपोर्टिंग थी ना सियासत उस वक्त,
कि जी जो इन्होंने कहा, जब नवाब दादा नसरुल्लाह को जवाब हुआ, मतलब दिसंबर की सर्दियां, मेरे पास तो मोटरसाइकिल था उस वक्त, और हम मतलब यूं ही भाग रहे होते थे मारगला रोड पे, कहीं अनवर सैफुल्लाह के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसाक खान साहब का डेरा वहाँ था, सही, उनके वो ससुर भी थे, तो पॉलिटिकली बेनज़ीर भुट्टो ने वहीं आके वो बताया कि जी थैंक यू वेरी मच, क्या अब आप भी खुदा हाफिज़ हैं, आपका काम निकल गया, असेंबली आपने तोड़ दी। मतलब वो बड़ा मशहूर था जिस दिन जब इसाक खान और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मिल के MNAs के रिज़ाइन इकट्ठे कर रहे थे ना नवाज शरीफ के खिलाफ, तो मियाँ वाली से एक MNA थे और वो आए, उन्होंने कहा कि आज मैं इसाक खान के पास जा रहा हूँ और फिर वापसी पे हम तबाक में बैठ के खाना खाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैं और तनवीर मलिक मरहूम हमारे दोस्त मियाँ वाली से थे जो जर्नलिस्ट थे APP में, वो हम दोनों गए, जो बाद में फौत हो गए जी, तो हम दोनों गए, तो वो सराइकी, क्योंकि हम सारे बोलते थे, तो आज बड़ा मजा आया। आज ते बाबा उठी उठी जफी पांदा आई, यानी इसाक खान साहब के बारे में था ना कि वो बड़े नस्ताली ब्यूरोक्रेट हैं, तो आज मैं गया हूँ तो वो जनाब जो मिल रहे हैं गले, मैं कहा हुआ क्या, कहने हिक ते वजारत उन्हें आखी है पक्की है तेरी, तो दूजा रिजाइन गिदा है, उत्था मौलाना कौसर न्याजी भी वधाई। क्या बात, क्या बात भाई, इकट्ठे की थी वाह। वो फिर बाद में ये 6 स्पेशल असिस्टेंट बने थे लोग, उनमें वो भी थे। तो ये इस तरीके से हो रही थी कि ऐवान सदर में, मतलब मैं उस बात को कह रहा हूँ कि वो हमारी इब्तिदा थी और सियासत अपने उरूज पे थी, इसमें तो कोई शक नहीं। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मदीन साहब के सहाफ़ी के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं ये कोई इसको जॉब लोग कंसिडर करते भी हैं कि नहीं करते, और बिलखसूस जब आप एक आती स्टेज, जब आपने घर भी बनाना होता है, शादी भी करनी होती है, माँ बाप रिश्ता लेके जाते हैं, तो आप आगे लोग पूछते हैं कि वो कहते हैं सहाफ़ी थे मुंडा करदा की है, मुंडा करदा, इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प वाक़या तो ऐसा भी हुआ है कि जब रिश्ता गया हो तो उन्होंने कहा कि यार केड़ा रिश्ता साढ़े को आ गया, इन्होंने देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि जब ये प्रिंट मीडिया का ज़माना था तो तनख्वाहें कंपैरेटिवली बहुत कम होती थी, लेकिन अगर आप उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी में तनख्वाह देखें तो वो भी बहुत कम थी, 17 ग्रेड के एक ऑफिसर की। लेकिन हमेशा से ये बात है, आमिर साहब भी और आप भी इत्तेफाक करेंगे, हर किस्म की फैमिली में ये हमेशा सोच रही है कि जी सरकारी नौकरी की जाए, मुस्तकबिल सिक्योर किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरफ मैंने सरकारी नौकरी की तरफ कुछ सोचा भी, लेकिन 91-3 में यहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बड़े अच्छे थे तो दोनों मुल्कों के दरमियान सहाफ़ियों के तबादले में 8-10 भारतीय सहाफ़ी भी यहाँ पे, तो उनसे इंडियन जर्नलिज्म की स्टोरीज सुनने का बड़ा मौका मिलता है। तो उसमें एक विनोद शर्मा है जो आजकल हिंदुस्तान के टॉप के सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं। वो उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के या हिंदू के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे। तो वो उनसे मैंने जब ये पूछा कि आपने क्या पढ़ा, उन्हें कहा कि मैंने तो नेचुरल साइंसेस का सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन मैं जर्नलिज्म से बहुत इंस्पायर था। तो मैंने कहा वहाँ की कोई स्टोरी बताइए। कहते हैं भाई बिगनिंग के पहले 6 माह में हमने इतनी पावरफुल स्टोरीज की कि हमने डिप्टी कमिश्नरों की करप्शन एक्सपोज की, उन्होंने उड़ा दिया। तो वहाँ पे इंडिया में जर्नलिज्म बहुत स्ट्रांग है। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जब तक अखबारात थे, आप शुरू में अखबारात के साथ आए, यकीन कीजिए हर अखबार पढ़ा जाता था, क्लिपिंग सरकार नोट करती थी कि ये चीज उसका इम्पैक्ट भी होता था और लोग सैक भी होते थे। एक बेसिकली ये मोटिवेशन होगी। मैंने कहा कि जी इसमें ब्यूरोक्रेसी चाहे जितनी पावरफुल है लेकिन ये बात है, आप दोनों इत्तेफाक करेंगे कि इसमें इज्जत भी रही, अगरचे कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपको मराहतें चीज़ें हैं वो आपको वो निस्बतन कम मिलती हैं, मतलब ना होने के बराबर होती हैं, एक्सेप्ट 2-4 जो अखबारात हैं बड़े जिनके अंदर कुछ प्रिविलेजेस मिलें। और लेकिन आज ईद का मौका है तो इसके ऊपर ये बताएं कि चाहे अखबारात में रहे, रेडियो में रहे, टेलीविज़न में रहे, क्रॉस मीडिया में रहे, जब ईद के मौके पे भी सहाफ़ियों का काम, चाहे वो रिपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, एंकर है, एनालिस्ट है, आपने आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। और उसके लिए आपने बिगनिंग में जिस तरह कहा कि आपको अपना आराम सुकून एन वक्त पे आप घर में जो है वो बकरे के साथ होंगे, केक काट, आपको कॉल होगी जी वो देखें बड़ी अहम स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग आ गई, OBL का वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, वो दिन देख के नहीं वाकया होता, आपने फौरी तौर पे दौड़ लगानी है,
कॉल आ रही होती थी, मैं कई दफा जब इस यहाँ पे भी था तो कहते थे अंदर नहीं आना, सीधा छत पे लाइव ग्रिड पे पहुंचना है। पिछली ईद पे आपको पता है हम आप इकट्ठे थे, चौथी ईद पे जाना पड़ गया ना कहीं, जाना पड़ गया। मैं आपको बड़ा मजे का वाकया सुनाता हूँ। जी जी वह ये कि उस रात चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही दोनों फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद अनाउंस हुआ था रात 12:30-1 बजे। सही, मतलब वो कहाँ लड़ाई फांसियों तक थी और कहाँ आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे साथ वकार सत्ती थे उस वक्त और सोहेल चौधरी, ये दोनों चौधरी शुजात के घर थे। अच्छा। और मैं अपने घर बैठा हुआ था रात 12:30 बजे, I-8 में ही रहता था। तो एकदम ना मैंने जियो पे खबर देखी, एक टिकर कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की इत्तला। अच्छा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, एबटाबाद से खबर आई थी। मैंने एबटाबाद वाले रिपोर्टर को फ़ोन किया ज़ुबैर अय्यूब को, मैंने कहा ये हमारे पास नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है हेलीकॉप्टर्स में, तो फटाफट मुझे चेक करके बताओ, क्योंकि मेरे जहन में था कि शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट पे आग लगी थी ना जब ब्लू एरिया में, तो मगरिब के वक्त हेलीकॉप्टर हमारे फ्लाई नहीं कर रहे थे। मैं तो सिर्फ मैं आपको वो कर रहा हूँ, मैं कोई वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि हमें पता था कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है रात वाले। ठीक है, यकीन माने क्योंकि वो भाग दौड़ होती थी ना, मैंने वकार और सोहेल से कहा DSNG साथ है, इसके अंदर बैठ जाओ और एबटाबाद रवाना हो जाओ। यानी एक सिक्स सेंथ ने काम किया कि कुछ हुआ है बड़ा, आप यकीन माने टीम डिस्पैच होगी। मैंने कहा पैसे मैंने दफ्तर कह दिए हैं, तुम्हें ना वहां पे मिल जाएंगे एबटाबाद में, कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम जाओ अब। सही। अब वो सारी रात कुछ पता नहीं है, ये हमारी टीम पहुंच गई और ये वाहिद थी उस वक्त एक्सप्रेस 24/7 भी हमारा अंग्रेजी का भी आता था। सही। और वो भी उर्दू का तो था ही था। ठीक है। ये टीम उस कंपाउंड के साथ गाड़ी पे हमारी खड़ी थी, फौज बाद में आई थी। मैं कह रहा हूं कि फौज बाद में आई थी, पहले पहुंचे हुए थे, हम पहुंचे हुए थे यहाँ से। हुआ क्या, जब आई है तो कार्डन ऑफ हो गया और कोई मीडिया वहां नहीं था सिवाय हमारे। अब हुआ क्या, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वॉशिंगटन में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फॉक्स हो, CNN हो, सब पे 24/7 की फुटेज थी, किसी के पास कोई फुटेज नहीं थी। इंटरेस्टिंग। 1.5 दिन हम थे, फिर मुझे कमांडेंट का कुल का फोन आया कि अब ना आपका मीडिया हमारा इतना प्रेशर कर रहा है कि आप अपनी गाड़ी पीछे कर लें। मैं इसलिए नहीं हटा रहा था कि आप लोग किस तरह पहुंचे ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आप आए हैं। मैंने कहा सर हम आपको कोई मुश्किल नहीं किए, क्योंकि उस वक्त तक सब चीजें खत्म हो चुकी थी। वो उठा लिया था मलबा शलबा, तो मतलब कई दफा फैसला करना पड़ता है कि आप वैसे तो वो सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है होते हैं नहीं। इसी तरह बड़ा एक टीवी की छोटा सा, फिर आपसे इजाजत लेके मुझे ना एक हमारे हाफिज ताहिर साहब हैं दोस्त, सीनियर साहब, नहीं हाफिज ताहिर खलील की बात नहीं कर रहा, वो दूसरे भी दोस्त लंबी दाढ़ी वाले हाफिज ताहिर साहब। अच्छा, हाफिज ताहिर, उनका मुझे फोन आया, कलर खार में बहुत बड़ा हादसा हो गया, बस मेरे सामने है और बच्चे इसमें ज़िबा हो गए हैं। वो जो ब्रेक फेल होने वाला हादसा था। मैंने कहा तुसी इत्थे खलो जाओ ते मैं टीम कर रहा हूं कि अगर कोई हो रहा है तो मैं ब्रेक कर दूंगा। मैंने चकवाल वाले नुमाइंदे से भी कहा, यहाँ से टीम निकाली जो पौने घंटे में वहां पहुंची। जब हम लाइव हुए ना तो राना जवाद का फोन आया, मुझे सिर्फ ये बताओ टीम कैसे पहुंची है। मैंने वो रिस्क लिया कि हमने खबर नहीं ब्रेक और बर वक्त टीम निकल गई। आपको असल में वो जो मैंने आपसे कहा ना कि हम अखबार से टीवी के ट्रेंड हुए हुए थे, यकीनन बस ये फर्क था। जो आज नए बच्चे आते हैं पढ़ के, वो माइक हाथ में होता है और बुनियादी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन वो जर्नलिस्ट बन गए होते हैं और फेम होता है। जो हमारे यहाँ अब जर्नलिस्ट आगे चल के खराब होंगे और हो रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं है और माइक पकड़ लेते हैं और खबर निकालने का तरीका नहीं पता, बीट रिपोर्टिंग करनी नहीं। शौक अब खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट वर्ड्स आपके। जी, मैं इसमें जितनी सारी चीज़ें इसमें जितनी चीज़ें लर्न की हैं, चाहे आपने आमिर साहब ने, इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग, आप बर वक्त फैसला साजी, ये ऐसे ऐसे वाक़यात में हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान की बात करें तो सियाचिन से गवादर तक, और फिर कम से कम 5 बर-ए-आज़म ट्रेवल किए। दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, FATF इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, वाइट हाउस हो, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं। आपको रिस्क लेना है, आपको बिल्कुल इनकी बात को समझना है, आपको ख़बर निकालनी है और आपको बाकी लोगों को भी देखना है
आपको याद होगा कि मैंने उधर आपको कांग्रेस बिल्डिंग में कहा था कि इधर किसी को बताइएगा नहीं, मैं अंदर एक कमेटी रूम में जा रहा और आप चले भी गए थे। और मैं चला भी गया था पिछले पसे मंजर के दरवाजे से। आपने बहुत बड़ा स्कूप दिया था जी, बहुत बड़ा स्कूप। तो ये वो चीजें आपको इनकी बात है, असल चीजें आपने खबर निकालनी है। हमने मोदी को इस तरह पकड़ा था आपने ब्रेक करनी है, और आपने ब्रेक करनी है, और आपने सेंसिबली अपने सोर्स को प्रोटेक्ट भी करना है, और आपने मुल्की मफाद को भी देखना है, कौमी सलामती को भी देखना है। ये इनकी बात बिल्कुल सही है। आजकल के जो नौजवान सहाफ़ी रिपोर्टर्स हैं उन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है, और जो मार और जो वक्त हमने आपने और इन्होंने जो देखा है वो वाकई बंदे को कुंदन बना देता है। वक्त तब्दील होता रहता है, लेकिन हमें कम से कम कोई रेग्रेट्स नहीं है। जितना अल्लाह का शुक्र है, ये सब रब का करम है कि अल्लाह का शुक्र है कि जितनी चीज़ें देखने को मिली वो कभी कोई और आदमी या ब्यूरोक्रेट वो तस्वर नहीं कर सकता। यकीनन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सहाफ़ी की जिम्मेदारियां बड़ी अहम है। इसकी कोई भी खबर आग लगा भी सकती है और आग को बुझा भी सकती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।